हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पाठ 5 के अक्षरों का महत्व नामक पाठ का प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस पाठ के व्याख्यात्मक एवं इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी का अगर जीवन परिचय आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज क्या इस पाठ का पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा कि पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका है। इस पाठ में यह बताया गया है कि इसके पहले मानव सभ्यता में लिखित इतिहास नहीं मिलता था। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है तथा उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कैसे? अक्षरों के द्वारा ही। यही मनुष्य के प्रगति का सबसे बड़ा मूल कारण था। अगर अक्षर नहीं होते तो आज भी हम क्या है, गूंगे बहरों की तरह तथा पशुओं की तरह जीवन यापन करते। मानव जीवन को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या है? अक्षर। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चौकिरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जब पहले प्रागैतिहासिक काल था, उस समय लोग चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करते थे। जैसे पशुओं को बारे में बताना है तो पशुओं का चित्र बनाते थे, पक्षियों के चित्र के माध्यम से बताते थे, और आदमी का बारे में बताना था तो आदमियों के चित्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इन चित्रों के संकेत में बाद में क्या भाव संकेत अस्तित्व में आए। धीरे धीरे जो चित्रों के द्वारा प्रयोग किया जाता था उसको भावों के द्वारा व्यक्त किया जाने लगा, और बाद में वह धीरे धीरे भावों को अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया जाने लगा, जो इसका आज हम विस्तृत रूप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो यानी अक्षरों को जब ज्ञान नहीं था उसके पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों में, क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। वो अपनी बातों को, विचारों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए वो पशुओं, पक्षियों, आदमियों का चित्र बनाकर अपने भाव संकेत के सहारा लेकर उनको अपना बातों को पहुंचाता था। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं।
ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। जो ऊपर लिखा गया है इसके आधार पर भाषा के बारे में बताया गया है और अक्षर के संबंध में एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। जैसा आप लोगों को पता है कि भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास के गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन में मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी तथा भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और अक्षर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते। ये लोग अपने विचारों को सहेज कर रख नहीं पाते और दूसरे के विचारों को पढ़ नहीं पाते, जिस कारण एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज के दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती थी। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि भाषा का प्रारंभ मानव की उत्पत्ति के साथ ही हुआ, लेकिन शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपने बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों का प्रयोग किया और बाद में धीरे धीरे गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। और बाद में पहले लोग क्या चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करते थे। लोग बोलते नहीं थे। जिस तरह से गूंगे होते थे उसी तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन बाद में ध्वनि का विकास हुआ, यानी आवाज़ का विकास हुआ और धीरे धीरे क्या करने लगे, बोलने लगे और बोलने के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने लगे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी। जब अक्षरों का प्रयोग हो गया तो अक्षर ने मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया और वही जो ध्वनि था, जो भाषा थी, वही व्यक्ति को क्या है, शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। उसके बाद जब अक्षरों का ज्ञान हो गया तो अपने विचारों को, अपने भावों को लिख कर रखने लगा, जिसे हम इतिहास के रूप में आज भी पढ़ते हैं। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और अक्षर एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं और बहुत से लोग क्या होते हैं, भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु अक्षर में ढाल नहीं पाते, लेकिन उसको अक्षरों में क्या करते हैं, लिख नहीं पाते। जैसे अनपढ़ लोग रहते हैं, वो अच्छी तरह से भाषा बोल सकते हैं लेकिन उन्हें अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो वह लिख नहीं सकते। ये लोग अपने विचारों को सहेज कर रख नहीं पाते हैं और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को सहेज कर उसे इकट्ठित कर नहीं रख पाते हैं, दूसरे के विचारों को पढ़ नहीं पाते। और ये लोग अगर कोई बात को लिखा गया है, कोई सी बात को लिख कर बताया गया तो उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण ये एक सीमित जीवन जीते। जिसके कारण ऐसे लोग जो अनपढ़ होते हैं वह क्या कहते हैं, एक बहुत ही सीमित जीवन को जीते हैं। वह दुनिया के बारे में नहीं जान पाते, इतिहास के बारे में नहीं जान पाते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य का अटूट अंग है और अक्षरों द्वारा जो लिखने का कार्य होता है वह भाषा का क्या होता है, बहुत ही अटूट अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। आज के दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से अगर आप समझते जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरह से इसके आंसर को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला देखिए, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। अभी तक आप लोग अक्षरों का महत्व पढ़ रहे थे, अब अक्षरों के महत्व के ही आधार पर आपको ध्वनि के महत्व के बारे में भी लिखना है कि ध्वनि का महत्व क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे कि ध्वनि होता क्या है। तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी आवाज़ जो होती है, जो ध्वनि होती है, उसी साउंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यह मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा जाता है
कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ध्वनि होता है। अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो लिखित भाषा का आपका वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। यह ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। मौखिक भाषा का ध्वनि, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेकिन लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप वर्ण लगाएंगे। अगर नॉर्मली रूप से पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अगर ध्वनि है तो ध्वनि सही होगा, नहीं तो वर्ण है तो वर्ण सही होगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। जो ध्वनि होता है, जो आवाज़ होती है, वह अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो ध्वनि होती है भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ध्वनि के द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर ध्वनि ही नहीं होता, आवाज़ ही नहीं होता, तो हम किसी से बात नहीं कर पाते। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्वनि भी हमारे लिए क्या होता है? अक्षर के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अगला देखेंगे 2। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। देखेंगे इसका आंसर। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की क्योंकि उन्हें इनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं था, कब और कैसे शुरू हुआ। क्योंकि जो पहले समय के लोग थे उन्हें यह नहीं पता था कि अक्षर की खोज कब हुआ और कैसे हुआ, किसने किया। इसीलिए वह मानते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। आगे देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत न हो। इसमें अनादि है। अनादि का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई शुरुआत न हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बने, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझें। अनादिकाल में जैसे दिया गया क्या है? उपसर्ग है, जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके शब्द को जो परिवर्तित कर देता है उसे हम शब्दांश कह सकते हैं। या इस तरह से आप समझ सकते हैं, वह शब्दांश का मूल शब्द का पूर्व में जुड़कर जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए असफल। असफल में क्या है? आपका उपसर्ग है और इसका क्या हो जाएगा? सफल आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो इस मूल शब्द क्या हो गया? सफल। और सफल में क्या जुड़ा है? पहले जुड़ा है। जो पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए सफल मिस क्या होता है? सफलता को प्राप्त करने वाला। अमिस नहीं। तो यहाँ देखिए जब लग गया असफल मिस, जो सफल ना हो, तो इसलिए इसका अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है कि नहीं। ऐसे ही शब्दों को जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आपको अलग करना क्या? असफल में हो गया उपसर्ग और सफल क्या हो गया? आपका मूल शब्द हो जाएगा। अदृश्य में आपका उपसर्ग हो जाएगा और दृश्य क्या हो जाएगा? दृश्य आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अनुचित में आपका क्या हो? आपका उपसर्ग होगा, उचित क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। अनावश्यक में आपका उपसर्ग होगा, आवश्यक क्या हो जाएगा? मूल शब्द। अपरिचित में आपका उपसर्ग, परिचित क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। अनिच्छा में आपका उपसर्ग होगा, इच्छा आपका मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी शब्द दे रहे हैं तो उसे समझ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इसमें कह दिया है, अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है। अब आपको बताना है कि यह उपसर्ग जो मूल शब्द के में जुड़ जा रहे हैं उनसे कोई उनके अर्थ को परिवर्तन हो जा रहा है, उनमें कोई अंतर है।
उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण, और उपयुक्त जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको संज्ञा है या विशेषण यह जानकारी प्राप्त करना है। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं। वैसे अगर कहा जाए तो जो संख्या होती है वह क्या होती है, संज्ञा होती है। पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती है, लेकिन कभी कभी जो संख्या होती है वह विशेषण का भी काम करती है, जैसे नीचे लिखे वाक्य में है। हमारी धरती लगभग 5 साल पुरानी है। देखिए 5 यह क्या है, संख्या है। संख्या वैसे क्या होता है, संज्ञा होता है, लेकिन कभी कभी यह क्या है, विशेषण के रूप में भी काम करती है। तो 5 अरब क्या है, साल पुरानी। यह क्या है, साल पुरानी की विशेषता बता रही है कि यह कितने पुराने हैं, 5 अरब साल पुराने हैं। इस तरह से यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इसमें क्या है, 10 साल पहले। इसकी विशेषता क्या बता रही है, 10,000 साल पहले की विशेषता क्या है, 10,000 साल पहले, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, और आपको ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण का वहीं पर प्रयोग किया जाता है जहां पर जिस वस्तु को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। जैसे 1 दर्जन केले, केलों को हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। 10 आम, तो आम को 10 आम है तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे संख्यावाची शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 संतरे, यहाँ 4 संतरे को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यहाँ क्या, पहला संख्या है, उसके बाद क्या है, संतरे की विशेषता बता रही है, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 5 बच्चे, 3 शहर, ये सभी क्या है, एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण होंगे। कौन सा विशेषण होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें संख्या तो है लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे शब्दों को उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और उसमें क्या होंगे, संख्या तो होगा, जैसे 5 संख्या हो गया, लेकिन संख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे 5 ग्राम सब्जी। इसमें क्या है, सब्जी की विशेषता क्या रहा है, 5 ग्राम, लेकिन इसमें क्या, माप तौल की चीज भी दिया जाएगा। संख्या भी रहेगा लेकिन उसके साथ माप तौल की मात्रक भी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह दोनों आप याद रखेंगे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्या में यही थोड़ा सा अंतर होता है जिसकी वजह से हम गलती कर जाते हैं। जैसे 3 जग पानी, पानी कितना है, 3 जग है, तो इसमें मापने का काम किससे किया जा रहा है, जग से। और 3 क्या है, आपका संख्या है, जो क्या है, पानी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे 1 किलो जीरा, दूसरा देखिए 1 किलो जीरा, जीरा कितना है, 1 किलो, इसमें मापक मात्रक भी दिया गया और संख्या भी दिया गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ 3 जग और 1 किलो रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, इनके द्वारा आपको इस खाली स्थान को भरना है कि किसमें कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, 3 खीर, खीर कितना है, 3 है, क्या होगा 3 में, तो ऊपर वाले ऑप्शन में से आपको लगाना है। तो बताइए क्या होगा इसमें, खीर कितना है, 3 कटोरी, कितना है, 3 कटोरी खीर है, तो आपका कटोरी यहाँ हो जाएगा। 2 जमीन, जमीन कितना है, एकड़ में, जमीन क्या है, एकड़ में, तो 2 एकड़ जमीन आपका हो जाएगा। 6 कपड़ा, कपड़ा किससे मापा जाता है, मीटर से, 6 मीटर कपड़ा आपका हो जाएगा। 1 रेत, रेत कितने में आता है, ट्रक से, रेत कितना है, 1 ट्रक रेत। 2 काफी, काफी क्या है,
प्याला, 2 का प्याला क्या चाहिए, काफ़ी चाहिए, तो इसमें प्याला हो जाएगा। 5 बाजरा, इसमें क्या होगा, बाजरा कितने से होता है, तो किलो से, 5 किलो बाजरा आपका किलो यहाँ आ जाएगा, तो 5 किलो बाजरा। 1 दूध, दूध किससे नापा जाता है, तो आप लोगों को पता है लीटर से, तो 1 लीटर दूध हो जाएगा। 3 तेल, तेल क्या होता है, चम्मच, तो तेल कितना है, 3 चम्मच तेल है। तो इस तरह से आप इसको खाली स्थान को भी भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को आपको समझ में आया होगा, और अगर इसी तरह से रोजाना क्रमबद्ध रूप से हर एक पाठ को, जो बसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3 को क्रमबद्ध रूप से उस पाठ के लेखक का जीवन परिचय, रचनाएं और उस पाठ का व्याख्या और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ साथ व्याकरण को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसको आप लोगों को क्रमबद्ध रूप से रोज़ाना पढ़ाया जाता है। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।